2 से 3 जुलाई को जयपुर मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर एक बस दुर्घटनाग्रस्त होती है। उसमें कई लोगों की जान जाती है। सरकार इससे पहले भी कई ऐसे फैसले ले चुकी है। प्राइवेट स्लीपर बस वालों की हड़ताल हुई। हड़ताल के अंदर में कई दिन हड़ताल होने के बाद सरकार और प्राइवेट स्लीपर बसों के बीच में समझौता हुआ। उस समझौते के बाद में कुछ बसों के मापदंडों को रियायत दी गई और नई तकनीक से जो बसें बन के आई उसके बाद में सरकार ने उन्हें परमिशन दी। लेकिन अब मामला यहाँ पर आके नहीं अटकता है। हाई कोर्ट ने स्वतः एक संज्ञान लेते हुए राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण को एक आदेश दिया। आदेश देने के बाद में जितनी भी राजस्थान में प्राइवेट बसें चल रही है उन पे कार्रवाई की गई। या तो उन बसों को सीज किया गया या उनसे खड़े कहने मतलब मौके पे चालान उनका भुगतान किया गया। लेकिन साथ में राजस्थान ट्रांसपोर्ट जो ट्रक ऑपरेटर है उनकी भी लगातार हड़ताल चल रही है। मामला दोनों का एक है, फ़र्क इतना है एक माल ढुलाई करता है और एक जो है बसों में सवारियों की ढुलाई करते हैं। लेकिन वीएलटीटी का मामला है। हमारे साथ में जो है राजस्थान कैरेज ऑपरेटर यूनियन के जो अध्यक्ष है राजेंद्र शर्मा जी, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि आज भी कई बसों पे कार्रवाई हुई है। लगातार यूनियन के अंदर रोष है और लगातार वो सरकार के परिवहन डिपार्टमेंट से और सरकार से मांग कर रहे हैं। जब इनमें बर्बरिक समझौता हो चुका था फिर ये कार्रवाई क्यों हो रही है। सबसे पहले तो वीएलटीटी के बारे में आप थोड़ा बता दीजिए, जिससे कि क्योंकि मामला अब जो है, क्योंकि आप लोग तो हड़ताल पे फिलहाल पिछली बार गए थे लेकिन अब जो है ट्रांसपोर्ट जो है वो हड़ताल पर है। ट्रक और बसों दोनों में समान रूप से वीएलटीडी का भी प्रोविज़न किया है। वीएलटीडी व्हीकल लोकेशन डिवाइस सिस्टम है जो सरकार की ओर से जिनको अधिकृत किया गया है वो लोग लगाते हैं इसमें, और ये ऑनलाइन होता है। उसमें ऑनलाइन जब तक नहीं होगा तब तक आपका परमिट नहीं बनेगा, आपकी फ़िटनेस नहीं होगी। ऐसे में बहुत सारी गाड़ियां आज खड़ी है। नई गाड़ियों में तो कंपनी द्वारा लगाया जाता है और कंपनी ही उसको ऑनलाइन करके देती है। अब जो पुरानी गाड़ियां हैं उन गाड़ियों में समस्या आ रही है, उसकी वजह से ट्रक वाले भी खड़े हैं और बस वाले भी काफ़ी खड़े हैं। दूसरा, आपने बताया कि साहब दिल्ली रोड पे अभी एक्सीडेंट हुआ था। दिल्ली रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ था तो माननीय जो कलेक्टर महोदय हैं दौसा की, उन्होंने ये कहा कि रोड अलाइनमेंट में कोई मिस्टेक थी या उनके जो वो लगा रखे थे निशान वो गलत लगा रखे थे, उसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ। अभी हाल ही में विधिक प्राधिकरण द्वारा जांच की जा रही है गाड़ियों की। बहुत अच्छी बात है, जांच करें, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को, उससे कोई ऐसा नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं साथ में रोडवेज की भी जांच की जाए। हमारा जो वेंडर जिसने हमारी गाड़ी बनाई है वही गाड़ी रोडवेज की बनाता है। सेम प्रोसीजर में गाड़ी बनती है। हाँ, कुछ गाड़ियाँ हमारी हो सकती है ओवरहैंग बना ली हो किन्होंने, उसके लिए तो हम नहीं कहेंगे। लेकिन जो नॉर्म्स में गाड़ियाँ हैं उनको भी इनके द्वारा सीज की जा रही है, बंद की जा रही है, उसके लिए हम विरोध जताते हैं। और हमारा निवेदन है कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं, ज़्यादातर गाड़ियाँ नॉर्म्स में बनी हुई है, और जो नॉर्म्स में नहीं थी, जो पुरानी गाड़ियों पे एप्लीकेबल कर रहे हैं ये, उसको भी हमने नए नॉर्म्स में के अनुसार बना लिया है और उसकी प्रक्रिया जारी है। तो हमारा रालसा से ये निवेदन है कि सहानुभूति दिखाते हुए उन गाड़ियों को ठीक कराने का मौका दिया जाए, और जो ज़बरदस्त चालान किए जा रहे हैं या यात्रियों को रात को परेशानी होती है उसको थोड़ा दूर किया जाए, क्योंकि न्यायिक अधिकारियों से न्याय की उम्मीद की जाती है। तो न्याय हमारे को मिलेगा तब जब ये देखेंगे कि जनहित के अंदर क्या है। जनहित में यह है कि जन आदमी को सुरक्षित हम उनके डेस्टिनेशन पहुँचाए। अब रात को कोई चेकिंग हो रही है, आदमी 20 आदमी है, 50 आदमी है, गाड़ी खाली करा दी, बंद करा दी, तो उस स्थिति में उन 50 आदमियों को क्या होगा। रोडवेज की भी गाड़ियाँ उसी तरह से जिस तरह से हमारी बनी हुई है। उनके पास तो पीछे के इमरजेंसी गेट तक नहीं है। हाइजीन के मामले में हमारी गाड़ी नंबर 1 है। रोडवेज की कहीं भी गाड़ी धुलाई भी नहीं होती है गाड़ियों की। तो राजेंद्र जी, क्योंकि अभी बीच में जब रालसा ने कार्रवाई की जयपुर के चौमू पुलिया इलाके के अंदर में, तो वहाँ पर एक ही कई नंबर जो है नंबर प्लेटों में जो है हेर फेर दिखाई दी, उन बसों को सीज किया गया। तो क्या लगता है कि प्राइवेट बस ऑपरेटर जो हैं वो एक तरह से सरकार के नियमों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से नंबर, क्योंकि रालसा ने वहाँ तो कार्रवाई अच्छी करी है, क्योंकि नंबर प्लेट कल की तारीख में अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो नंबर प्लेट चेंज हो जाएगी। मैं यही कर रहा हूँ, मेरा पहले स्टेटमेंट में दे चुका हूँ अखबार में, दैनिक भास्कर में। मेरे से पूछा गया तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हम उसके बिल्कुल विरुद्ध हैं। सभी जगह, सभी संस्थाओं में, सभी जो काम करने वाले हैं उसमें सब तो एक जैसे होते नहीं हैं। लेकिन हाँ,
हमारे 99% आदमी सही हैं और सही आदमी को, सही गाड़ियों को छोड़ा जाना चाहिए। और उनके जो हम जनहित में काम कर रहे हैं, हम भी कोई, हमारी रोजी रोटी तो चल ही रही है। इस व्यवसाय से जुड़े करीब 1.5 लाख आदमी यहाँ काम कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। उनकी रोजी रोटी का सवाल है, हमारे रोज़गार का सवाल है, हमारी किस्तें जो हमको देनी है वो कहाँ से लाएंगे जब हम गाड़ियाँ हमारी बंद हो जाएगी, महीने 2 महीने तक गाड़ी बंद हो जाएगी। किसी भी छोटी सी कमी के लिए आपने गाड़ी बंद कर दी। एक उदाहरण मेरे पास आया सामने साहब, 2 सिलेंडर होने चाहिए अग्निशमन के, किसी गाड़ी में 1 खाली था 1 भरा हुआ था, गाड़ी सीज कर दी सीजीएम साहब ने। अब वो कुछ तुक वाली बात नहीं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार जो है, आप लोगों के बीच में पिछली बार जब हड़ताल हुई थी, सरकार को भी झुकना पड़ा, कुछ आप लोगों को झुकना पड़ा, और आप लोगों के बीच में कई समझौते भी हुए और बर्बलिक समझौते भी बहुत हुए। तो क्या लगता है सरकार के पास में, खासकर परिवहन विभाग के पास में, सिर्फ रास्ता बचा हुआ है कि स्लीपर बस वालों को कैसे परेशान किया जाए? क्योंकि रोडवेज के मुकाबले अगर देखा जाए तो लंबी दूरी की बसें, ज़्यादातर स्लीपर बसें जा रही हैं जो भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर में एक यात्रियों से दूसरे यात्रियों को लाने ले जाने का काम कर रही है। हमारी गाड़ियाँ इंटरस्टेट चलती है ज़्यादातर गाड़ियाँ, और सरकार से हमारा समझौता हुआ था। सरकार ने हमारे अनुसार उन्होंने ऑर्डर भी किए, लेकिन उस ऑर्डर को नीचे के अधिकारियों ने फॉलो नहीं किया ही नहीं। टीसी साहब ने ऑर्डर कर दिए थे कि इस तरह से इनको हरेस नहीं किया जाए, लेकिन वो नहीं किया। अभी भी स्थिति ये है कि जो धाराएं हमारे ऊपर लगती है, 1 लाख रुपए का चालान किया जा रहा है, वो हमारे ऊपर लगता ही नहीं है। हमारा कोई अल्ट्रेशन है तो वो 5,000 रुपये का है, 5,000 रुपये जुर्माना ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, गाड़ी को बंद करने का कहाँ तो है, उस पर लिख दो। अच्छा, अब किसी पे नाम लिखा हुआ है उसका चालान कर दिया जाता है। कोई गाड़ी के अंदर कोई मामूली सी भी कमी है तो 1 लाख रुपए का चालान कर दिया जाता है। तो 1 लाख रुपए मामूली चीज़ थोड़ी होती है, बहुत बड़ी चीज़। इसमें राजेंद्र जी एक जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान, जितनी भी आपकी जो प्राइवेट बसें हैं, या तो वो बिहार, मध्य प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से रजिस्टर्ड हो रही है। तो क्या ऐसा तो नहीं है सरकार के जो परिवहन विभाग का राजस्थान है वहाँ पर एक तरह से पैसा नहीं आ रहा, कहीं इसी द्वेषणा से तो कहीं शिकार आप लोग नहीं बन रहे? अब मैं आपको निवेदन करूँ, हाल ही में जो VLTD की समस्या आ रही है, कहाँ आ रही है? राजस्थान सरकार, और किसी स्टेट में नहीं हो रही। सब स्टेट में VLTD बन रहा है, केवल राजस्थान सरकार की उदासीनता की वजह से ये कार्य हो रहा है। तो सरकार ऐसा कर क्यों रही है? ये तो सरकार जाने, उसका तो हम क्या कर सकते हैं। आज ट्रक वालों को हड़ताल भी क्यों जाना पड़ा? राजस्थान के ट्रक है वो, बाहर की गाड़ियाँ कोई VLTD नहीं मांग रही इनसे, राजस्थान की गाड़ियाँ मांग रही VLTD। उनको परमिट मिले, उनको फिटनेस हो तो पैसा आए गवर्नमेंट में, चाहते ही नहीं, अधिकारी नहीं चाहते हैं। क्यों अटका रखा है? क्या ऐसी मजबूरी है? वेंडर क्यों नहीं नियुक्त किया आपने? क्योंकि राजेंद्र, जिस वेंडर से आप लोग बस बना रहे हैं उसी सरकारी बसें बन रही है, उसी से सरकारी। तो दोहरा मापदंड क्यों सरकार का? मैं ये तो कह रहा हूँ, मैं इसी के लिए रालसा से निवेदन करूँगा कि इसकी निष्पक्ष जांच करें, दोनों गाड़ियों की जांच करें, हमारी भी करें, रोडवेज की भी करें। हम मना नहीं करें जांच करने के लिए, तो सारे, लेकिन हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जाए। तो सारे नियम आम जनता के लिए? हाँ, आम जनता के नहीं, प्राइवेट के लिए, सरकार के लिए कुछ नहीं है। आज आप मोटरसाइकिल पे कोई डिग्गी लगा लो, आप मॉडिफिकेशन की भाषा में आ जाओगे। पुलिस वाले रोजाना साइड में डिग्गी, ऊपर की डिग्गी, साइड में लाइटें लगा के चल रहे हैं पुलिस के वैन के अंदर। क्यों? हमारी कोई एक्स्ट्रा लाइट हो, वो मॉडिफिकेशन में नहीं है? कहाँ है नियमों में? नियमों को कुछ नहीं है जी, नियम सरकार के ऊपर कोई नियम नहीं है। सरकार के वाहन में राजस्थान राज्य पथ परिवहन लिखा हुआ है, हमारी किसी कंपनी का नाम होता है तो चालान कर दिया जाता है। अच्छा, क्योंकि मैंने बहुत प्राइवेट ऑपरेटर से ही बात की, उनका कहना है कि जो भाजपा के जो पदाधिकारी हैं उनकी बसें तो ना आरटीओ पकड़ रहा है, ना उनका वो चालान कर रहा है, लेकिन उनकी बसों को तो खुलेआम चलाया जा रहा है। तो ये कार्रवाई आप लोग क्यों? क्या आप क्या भाजपा के वोटर नहीं हो क्या, या भाजपा समर्पित नहीं हो आप लोग? ऐसा नहीं है, भाजपा समर्थित सभी आदमी भाजपा समर्थित नहीं हो सकते। सरकार समर्थित है, हम सरकार समर्थित है, भाजपा का कोई इसमें लेना देना नहीं है। हम तो सरकार के आदमी हैं, सरकार जैसा चाहेगी वैसा होगा। अब उसमें नेताओं की भी गाड़ी आती है, सरकारी अधिकारियों की भी गाड़ी आती है, सभी की गाड़ी आती है। छोड़ा जा रहा है। अब वो अपने अपने इन्फ्लुएंस से निकलते हैं वो लोग।
तो ये तो मानते हैं कि सरकार ने जो है, जो अपनी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको तो फ्री हैंड छोड़ रखा है और नंबर दे रखे हैं, लेकिन जो आप लोग जैसे जो रोजी रोटी कमा रहे हैं और एक एक आदमी जो है 15-15 लोगों को रोजगार दे रहा है, उन पे सरकार शिकंजा कस रही है। नहीं, आम आदमी पे तो परेशानी है ही साहब। जो क्योंकि आप तो आम आदमी में ही हैं। प्रभावशाली जो आदमी होगा उस पे तो कोई सरकार हो उसका शिकंजा रहेगा ही रहेगा। और जो बेचारा साधारण आदमी है जिसकी कोई अप्रोच नहीं है वो तो हर जगह ही मरता है। राजनीति में भी यही है, सरकार में भी यही है। प्रभावशाली लोग प्रभावशाली कुर्सी पे बैठे हैं, जो प्रभावशाली नहीं है वो नीचे की कुर्सी पे बैठे हैं। तो राजेंद्र जी, ऐसा भी तो सकता है कि जब सरकार बनती है, चाहे वो कांग्रेस के नेता वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, जो बीजेपी के नेता है वो कांग्रेस चले जाते हैं, तो आप लोगों की भी क्या यूनियन में कुछ ऐसा सिस्टम है क्या कि सरकार, क्योंकि आपको तो रोड पे धंधा करना है? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं 2017 से अध्यक्ष हूँ और कांग्रेस सरकार भी देखी, बीजेपी सरकार भी देखी, लेकिन इस सरकार में ज़्यादा परेशानी है। आम जनता की नहीं सुन रही है, नेता लोग भी नहीं सुनते, अधिकारी भी नहीं सुनते। नेता सुनेंगे तो अधिकारी सुनेंगे, अब नेता ही नहीं सुन रहे तो अधिकारी कहाँ से सुनेंगे? ठीक है, सहन कर रहे हैं, क्या है। क्योंकि हम रालसा की बात कर रहे हैं, रालसा ने जो है चोमू पुलिया पे कई जगह उन्होंने चालान भी किए, ऑन द स्पॉट गाड़ी सीज भी करी, तो क्या लगता है अगर, क्योंकि जो उस पर नॉर्म्स लगाए गए हैं, धाराएं लगाई गई है, तो वो क्या गाड़ी सीज परमानेंट है या उन बसों को जमानत के आधार पर रिहा भी किया जाएगा? नहीं, जमानत पे कानून तो ये कहता है कि जमानत पे रिहा किया जाए, उनको उनके से एफिडेविट लिया जाए, इन गाड़ियों को ठीक करा के दे दें। और जो उनका अल्ट्रेशन का जुर्माना है 5,000 रुपये, वो लेके गाड़ी को रिलीज़ किया। गाड़ी को क्या करेंगे? या तो गाड़ी तो संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है एक तरह से भाई, राष्ट्रीय संपत्ति है वो, हमारी संपत्ति थोड़ी है। जनहित के लिए काम कर रहे हैं हम, तो परमिट के पैसे दे रहे हैं। अब वो खड़ी खड़ी ख़राब होगी तो किसके क्या ख़राब होगा? सरकार का ही ख़राब होगा, हमारा तो होगा ही होगा। मुझे राजेंद्र जी एक टेक्निकल भाषा में बताइए, क्योंकि जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स दे रहे हैं, उस पर जीएसटी दे रहे हैं, फिटनेस कराने जाते हैं तब पैसा देते हैं, हर चीज़ पे आपको पैसा देना पड़ रहा है, टोल टैक्स क्रॉस कर रहे हैं उस पर पैसा देना, तो सरकार को तो राजस्व तो मिल ही रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, फिर भी चालान पे चालान, क्योंकि कल भी बड़ी कार्रवाई हुई है। राजस्व का कोई मापदंड नहीं है। सरकार से हमारा निवेदन मान लो, आग्रह मान लो, सरकार जो आजकल के जो हो रहा है, कभी भी कंपाउंडिंग फीस का टारगेट नहीं होता है। टैक्स का ज़रूर हो सकता है कि भाई हमको इस डिपार्टमेंट से इतना टैक्स मिलेगा, लेकिन आप शास्ति के रूप में जो राशि वसूल करना चाह रहे हैं वो गलत है। उससे तो आदमी व्यथित हो जाएगा, जो बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस धाराशायी हो जाएगा। और आपको बात बता दूं मैं, ट्रांसपोर्ट चाहे गुड्स का हो चाहे पैसेंजर का हो, जहाँ अच्छा होगा वहाँ व्यापार और वो प्रदेश उन्नति करेगा। आप इसको डिमोलिश करने की कोशिश करोगे तो उस प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती। ये उन्नति से जुड़े हुए हैं, जहाँ आपको सुगम तरीके से साधन मिल जाते हैं जाने आने के। पहले आप देखो, आगरा जाने के लिए भी लटकना पड़ता था, अजमेर जाने के लिए भी। आज भी रोडवेज की स्थिति है, लोकल में 100 सवारी बैठती है, क्या वो उल्लंघन नहीं कर रही? वहाँ कोई हादसा नहीं हो रहा, रोडवेज की गाड़ियों का हादसा नहीं हुआ। वहाँ कितनी कार्रवाई कर दी। रालसा न्यायिक अधिकारियों का एक संघ है और न्यायिक अधिकारियों को ये देखना चाहिए कि भाई अपन प्राइवेट के ऊपर कर रहे हैं, रोडवेज की भी तो कभी तस्वीर करें। सार्वजनिक उपक्रम है वो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ भी तो जनता ही बैठती है ना। हम भी जनता को ले जा रहे हैं और वो भी जनता को ले जा रहे हैं, तो भेदभाव को दोहरी नीति नहीं अपनानी चाहिए। यानी जो जज एक कुर्सी पे बैठ के जो न्याय का फैसला करता है, क्योंकि अभी भी हमारे देश के अंदर में दो भाइयों में लड़ाई होती है तो हम कहते हैं चलो कोर्ट में फैसला करेंगे, तो लगता है कि जो जज वहाँ पे रोड पे उतर के जो बसों की जांच कर रहे हैं उनसे आपका कोई प्रतिनिधिमंडल मिलेगा या अपनी बात रखेगा? क्योंकि शायद अभी तक आप लोग मिल नहीं पाए उनसे। हम आपके माध्यम से ही उनको निवेदन करना चाहेंगे और दोहरी नीति न अपना के समान रूप से न्याय की कार्रवाई करें। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और अनुग्रहित भी होंगे उनसे कि भाई उन्होंने समान कार्रवाई करी। आप रोडवेज की बसों का भी अवलोकन करें कि हमारी और उनकी फ़र्क क्या है। और ये पहला ही मौका है कि हाँ, रालसा, हाँ, मेरे जीवन में तो पहला मौका है। मेरे को 40 साल इस धंधे में हो गया और मैंने तो पहली बार देखा इस तरह से कार्रवाई होती है।
इस तरह पहली बार हुआ है कि जजों को सड़क पर उतर के संज्ञान लेना। ये 2025 के अंदर एक आदेश आया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें सो मोटो संज्ञान लेके उन्होंने जो सड़क के किनारे अवैध अतिक्रमण थे उनको उठाने की बात थी, रोड के ब्लैक स्पॉट थे उनको ख़त्म करने की बात थी। कहीं भी उसमें चेकिंग का कोई प्रावधान नहीं था। उसमें जो हवाला दिया है, मैंने जो लेटर का अवलोकन किया है, उसमें यही था कि उसमें ब्लैक स्पॉट और साइड में अतिक्रमण, उन पे तो शायद कार्रवाई कितनी करी कितनी नहीं करी उस पर तो नहीं जाना चाहूँगा। ये तो हमारे ऊपर कार्रवाई जो सॉफ्ट टारगेट है उसको पकड़ लिया। तो इनको क्या है, सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, जनता परेशान हो तो हो। आज स्थिति ये है, कोई गाड़ी यहाँ से जा रही है बनारस और आपकी गाड़ी को दौसा में बंद कर दी जाती है, 30-40 पैसेंजर्स में बैठे हैं, कौन सी गाड़ी ले जाएगी बनारस में? बताओ आप, किसी को क्या काम, किसको क्या काम, कितना अर्जेंसी है। तो वो सब परेशानी का काम है। मोटर वाले के लिए तो है ही, बस ऑपरेटर के लिए तो है ही, लेकिन जनहित के अंदर इस तरह की कार्रवाई गलत मानते हैं। लेकिन राजेंद्र जी, एक मेरा लास्ट सवाल ये है कि सरकार की और आपके बीच के नियमों की लड़ाई चल रही है, लेकिन पिस तो एक आम आदमी रहा है। मैं ये तो कर रहा हूँ, आज आम आदमी ही तो परेशान हो रहा है। आम आदमी के लिए बात कर रहा हूँ मैं। आज आप ही जा रहे हो गाड़ी के अंदर, आपको दौसा में गाड़ी बंद कर देते हैं आपकी, तो आप क्या करोगे? आप कहाँ जाओगे? मैं एक गाड़ी वाला हूँ, अकेली गाड़ी है मेरे पास में, एक गाड़ी मेरी जा रही है और आपको नीचे रास्ते में उतार दिया, रात को 12 बज रहे हैं, आप क्या करोगे? रोडवेज जाएगी वहाँ पे? रोडवेज नहीं जा पाएगी, रोडवेज के पास साधन नहीं है। ऐसा करें ना भाई, एमपी में एक शासन आया था बाबूलाल जी गौड़ साहब का, उन्होंने कहा था कि एमपी में जो भी गाड़ी आएगी ना उसको राज साथ कर लिया जाए, राज में शामिल कर लिया जाए। तो सारी गाड़ियाँ प्राइवेट बंद कर दी थी। उस स्थिति में कोई गाड़ी नहीं जा रही थी। रोडवेज वालों ने उनसे कहा था कि साहब हम जो घाटे में हैं वो इनकी वजह से है। तो बाबूलाल जी गौड़ साहब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा ठीक है आज से प्राइवेट बंद कर दिया। 1 साल बाद में उन्होंने समीक्षा करी तो रोडवेज डबल घाटे में आ गई। उन्होंने कहा अब तुम बंद। उस दिन के बाद से आज तक रोडवेज बंद है, प्राइवेट चल रही है, आज प्राइवेट ही चल रही है। तो ये तो गलत सोचना है। सरकार का काम रेवेन्यू का नहीं है, कुछ जनहित के काम होते हैं जैसे पानी, बिजली, यातायात और जो ज़रूरी जीवन के लिए है वो चीज़ ज़रूरी है, उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और हमारी जो गाड़ियों की सर्विस है, आप इतना बढ़िया सर्विस दे रहे हैं, हम इतनी हाइजीन दे रहे हैं, शायद रोडवेज की गाड़ी तो धुलती भी नहीं होगी। हमारी रोजाना चद्दर वगैरह सब चलती है। तो बिल्कुल देखिए, राजेंद्र शर्मा जी ने साफ तौर पे हमारे जो तमाम जो सवाल थे उनका जवाब दिया, और उनका कहना है कि जो प्रभावशाली लोग हैं वो शायद सत्ता के गलियारों के अंदर में अपनी अप्रोच के माध्यम से जो है वो अपनी बसों को बचा तो लेते हैं, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा के लिए शायद वो आगे भविष्य में कोई घटनाक्रम होगा तो शायद उसकी जवाबदेही उनसे सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। खासकर उन्होंने राजसाद से भी निवेदन किया है कि जिस प्रकार से वो प्राइवेट बसों पर जो कार्रवाई कर रहे हैं, उन बसों के साथ साथ जो बस ऑपरेटर हैं, बस मालिक हैं, उनसे भी संपर्क करें, उनसे भी जानकारी लें, क्योंकि उनके साथ जो अधिकारी लगे हुए हैं वो अधिकारी परिवहन विभाग से आते हैं, वो जैसा उन्हें गाइड कर रहे हैं उसी आधार पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार से ज़्यादा हम हाइजीनिक सुविधा दे रहे हैं, चाहे वो कोरोना काल हो या अभी भी हम उनको बढ़िया जो यात्री है उसे बढ़िया तकिया दे रहे हैं, चद्दर दे रहे हैं और हाइजीनिक तरीके से उसे सफ़र करवा रहे हैं। ज़्यादातर जयपुर के अलावा राजस्थान को छोड़ कर देखा है तो अन्य पड़ोसी राज्यों में ये तमाम बसें चलती है, लेकिन आरटीओ और ख़ासकर अभी जो रालसा आया है, 40 साल में पहली बार इनके जीवन में मौका आया है कि हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर इन बसों में जजों को उतारा गया और जो जांच कर रहे हैं। लेकिन इनका आरोप ये भी है कि प्राइवेट बसों के साथ साथ आप सरकारी बसों को भी जांचें, क्योंकि उनमें भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, ना इमरजेंसी गेट है, और जो गेट बना हुआ है वो सीट के पास बना हुआ है और उसकी हाइट भी इतनी है कि एक आदमी को निकलने में कम से कम मेरे ख्याल से अच्छी मशक्कत करनी पड़ेगी। ये बात सही है, आप उनको प्रैक्टिकली देखना चाहिए, प्रैक्टिकल वो कंपैरिजन करें दोनों गाड़ियों में खड़ी करके, तब आपको फ़र्क समझ में आएगा कि कौन सी गाड़ी सुविधाजनक है
भाई सुविधा मिलना, आज राजधानी चला रहे हैं अपन, शताब्दी चला रहे हैं, ट्रेन तो वही है, सुविधा क्या है? सुविधा उसमें अलग ढंग की है। तो बिल्कुल हमारी गाड़ियों में तो आजकल वॉशरूम भी देते हैं, लेडीज़ को रात को परेशान नहीं होना पड़े। अब महिला सुरक्षा को देखते हुए जैसे अंदर के इन्होंने कहा कि साहब शटर हटाओ, पर्दा उड़ता है, लेडीज़ सोती रहती है रात को, आदमी का मानव स्वभाव है इधर उधर देखने का। तो हम तो कांच इसलिए लगे थे उसमें स्लाइडर, प्राइवेसी बने रहे, सेफ जर्नी होती रहे। लेकिन उनको भी वो हटवा रहे हैं। आगे जो इंजन के और उसके बीच में जो वहाँ का गेट हटवा रहे हैं। अब इंजन की गर्मी सारी अंदर आएगी तो एसी का कोई मतलब नहीं। आज अपन कितने भी चैम्बर है, आज ये चैम्बर है, इसमें कांच अपन बंद करके रख रहे हैं, खुला करके तो इस एसी की हवा ही नहीं आती। तो ये चीज़ सब प्रैक्टिकल देखनी चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं देखी जा रही। बस ठीक है, कागजों में उन्होंने बना दिया उसको। अब कैसे सुविधा होगी, कैसे, अब आग लगती है, आग तो यूरो 6 में लगी है। आज तक जो गाड़ियों में आग लगी है यूरो 6 में लगी है, यूरो 4 में कभी गाड़ी में आग नहीं लगी है। और उसका कारण है कि जो यूरो 6 में वायरिंग सिस्टम है वो अत्यधिक है। टोटली कंप्यूटराइज गाड़ी है। कंप्यूटराइज गाड़ी है। यूरो 6 में क्या है, यूरिया डलता है गाड़ी में, एडब्ल्यू, वो जमता है। उसको पिघलाने के लिए 700 से 800 सेंटीग्रेड गाड़ी गर्म होती है ऑटोमेटिक, उससे वो वायरिंग ख़राब होती है। उसकी वजह से आग लगने की घटनाएं ज़्यादा हो रही है। तो सरकार को वहाँ ध्यान देना चाहिए। और फिर नहीं चलानी है वे राजस्थान में के साथ पूरा ही सरकारीकरण करना है तो इन गाड़ियों को राजसात कर ली जाए, राज्य में शामिल कर ली जाए, या इनको एंट्री नहीं दी जाए। जिससे क्या है कि व्यापारी भी आदमी सुकून से, भाई वहाँ व्यापारी नहीं होता है तो क्यों जाएगा। हम इसलिए गए थे बाहर, आप जो NL की AR की जो बात कर रहे थे वो इसलिए गए कि आज RJ में राजस्थान नंबर की जो गाड़ी में VLTD ये 3 महीने से परेशानी हो रही है, वहाँ किसी भी स्टेट में परेशानी नहीं हुई है। यहाँ के टैक्स स्लैब ज़्यादा हैं, वहाँ के टैक्स स्लैब कम है। यूपी का टैक्स स्लैब क्या है, 8,000 रुपये टैक्स है महीने का, यहाँ का कितना है, 40,000 रुपये टैक्स। क्यों यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएगा। आज अडानी अंबानी है, उनको सुविधा देते हैं तो राजस्थान में भी काम कर रहे हैं। गुजराती आदमी पूरा एयरपोर्ट बना दिया भाई साहब, उनको सुविधा दी ना गवर्नमेंट ने। ऐसे हमारे को भी सुविधा मिलनी चाहिए कि आप बढ़िया काम करो, बढ़िया गाड़ी बनाओ। तो इसमें राजेंद्र जी एक बात बताइए कि पूरे भारत की अगर बात की जाए तो पूरे भारत के अंदर में राजस्थान की जो परिवहन नीति है वो पूरे भारत में अन्य राज्यों के मुकाबले देखा है तो बहुत टिपिकल लगती है। फिर इसका मतलब बहुत टिपिकल है। अभी हमारे यहाँ बोकी का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें बहुत सारे वेंडर आए जो सर्टिफाइड बॉडी बनाते हैं। उन बॉडियों में सब में जो हमारी गाड़ियों में है, बेले डिग्गी वगैरह जो भी है नॉर्म्स, उसी तरह की बॉडियों में हमने सवाल भी किया। मैंने कहा हमारे तो राजस्थान में गाड़ी ही पास नहीं होगी, आप कैसे बना लाए कि हमारे पास सर्टिफिकेट है इनके। और आज की तारीख में भी जो वेंडरों ने जो बाहर बना के जिनके पास में सर्टिफिकेट थे उनकी गाड़ियों को यहाँ बंद कर रखा है। तो ये मान सकते हैं राजेंद्र जी, आप एक को एक ही कहोगे और ये डिपार्टमेंट कहता है नहीं 2 हैं, तो 2 हैं, मानते ही नहीं है, लेकिन नहीं 2 ही हैं। तो इसमें राजेंद्र जी अपन ये कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य के अंदर में जो बाहर राज्यों की बसें, जैसे मान लीजिए अहमदाबाद है, अहमदाबाद दिल्ली से जो बस जा रही है उससे जयपुर तो आना जरूरी है ही, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो भविष्य के अंदर में ऐसी भी संभावनाएं हैं क्या कि जितने भी भारत के जो प्राइवेट बस ऑपरेटर है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो अपना रूट ही चेंज कर ले, राजस्थान को बिल्कुल नेगलेक्ट कर दें। आपको मालूम नहीं है शायद, खाटू श्याम जी जो जनरली गुजरात की गाड़ियाँ, MP की गाड़ियाँ आती थी, उनका कितना परसेंटेज गिरा आप मालूम करो। तो सरकार राजस्व का नुकसान कर रही है। राजस्व का नहीं, राजस्व उनके साथ साथ कार का मतलब जो कर की बात कर रहे हो ना, आप टैक्स की बात मत करो। आप उससे कितना व्यापार होता है। 100 गाड़ी आई, उनके साथ में कितने आदमी आएंगे, क्या क्या खरीदेंगे, होटलों में रुकेंगे, अपना पैसा खर्च करेंगे यहाँ पे, उससे कितना बेनिफिट सरकार को होगा ये देखना चाहिए। वो सब खड्डे में गया। तो बिल्कुल देखिए, सरकार एक हम अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि जो सूबे की जो डिप्टी CM है दिया कुमारी,
उन्होंने कहा था लोग विधानसभा के अंदर में, क्योंकि आज राजस्थान जो है टूरिस्ट हब के साथ में धार्मिक भी पर्यटक ज़्यादा आता है, क्योंकि खाटू श्याम जी मान लीजिए, सालासर मान लीजिए, रानी सिद्धि दादी मान लीजिए या जीण माता मान लीजिए, बाहर के जितने भी दर्शनार्थी थे वो बसों में बैठ के यहाँ पर आते थे, लेकिन उनकी संख्या भी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण, जैसा कि राजेंद्र जी ने बताया, कि टैक्स तो छोड़ दीजिए, लेकिन एक अगर 10,000 यात्री भी अगर सफ़र कर रहे हैं, वो 10,000 यात्री टैक्सी, खाना पीना, होटल, वो तमाम अपनी जगह पे पैसा खर्च करते हैं, लेकिन सरकार को वहाँ तो नुकसान है ही, लेकिन साथ में सरकार की जो उदासीनता दिखाई दे रही है प्राइवेट बस वालों के लिए, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आने वाले समय के अंदर या तो ये राजस्थान छोड़ के अन्य राज्यों में व्यापार शुरू करेंगे, या ये कुछ ना कुछ अलग व्यापार स्टार्ट करने का भी मानस बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि शुरू से बिजनेस यही करते हुए हैं, इनकी अपील है रालसा से भी और सरकार से भी कि हर बार बलि का बकरा इन्हें बनाया जाता है, इन्हीं पे कार्रवाई की जाती है, इन्हीं पे तलवार लटका के इन्हीं बसों को सीज किया जाता है, और उसी सीज बस को वापस छुड़वाने के एवज में 1-2 लाख रुपए का चालान भुगतना पड़ता है। इनकी पीड़ा को सरकार को सुनना चाहिए और सरकार को देखना चाहिए कि ये तमाम बस ऑपरेटर ना तो बांग्लादेश से आए हैं, ना पाकिस्तान से आए हैं, इन्हीं के राज्य के हैं, इन्हीं के वोटर हैं। अगर इनका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो सरकार के राजस्व में कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती पड़ेगी। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।